प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था, विशेषकर अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत की आय का सबसे बड़ा साधन भूमि कर लगान था। मुस्लिम उलेमाओं ने भूमि कर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है: उशरी, खराजी, सुलही। बाबर और हुमायूं को अधिक शासन करने का अवसर नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अपने स्तर पर भू राजस्व व्यवस्था की। हुमायूं के शासनकाल में भू राजस्व में सुधार किए गए। सिकंदरी गज को 41 से बढ़ाकर 42 गज कर दिया गया और 42 उसके समय में एक खखार 8 मन से कुछ अधिक अनाज पर 2 बाबरी तथा 4 टंक कर लिया जाता था। शेर शाह की लगान व्यवस्था का वर्णन उसके शासन प्रबंध के अंतर्गत किया जा चुका है, फिर भी इसके संक्षिप्त विवरण के अंतर्गत भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया: उत्तम, मध्यम और निम्न, और इनकी औसत पैदावार निकाली जाती थी और किसानों को कबूलियत नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे और बदले में सरकार उसे पट्टा देती थी। अकबर के भू राजस्व प्रयोगों के अंतर्गत कई कारण थे। शेर शाह द्वारा स्थापित भूमि पर अस्त व्यस्त हो चुका था, लगान व्यवस्था दोषपूर्ण थी, उपरोक्त प्रक्रिया के कारण लगान वसूली में काफ़ी विलंब हो जाता था, उपज और मूल्य का प्रत्यक्ष पता लगाने में सरकार काफ़ी धन व्यय हो जाता था, जल्दबाजी में एकत्र की गई सूचनाएं पूर्णतः विश्वसनीय नहीं होती थीं, अमीरों और अधिकारियों को प्रसन्न करने की दृष्टि से उन्हें दी जाने वाली जागीरों की आय को वास्तविक आय से काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था। अकबर द्वारा इस संबंध में सुधार करने के लिए 1560 में अकबर ने ख्वाजा अब्दुल मजीद को आसफ खां की उपाधि देकर भूमि व्यवस्था को संगठित करने के लिए नियुक्त किया, परंतु वह अयोग्य सिद्ध हुआ। 1563 में एतमाद खां बहलोल मलिक को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। उसने कई सुधार किए, शाही भूमि को जागीर भूमि से अलग किया, सिक्कों को मोहर लगी कीमत के अनुसार मंजूर करने का आदेश दिया, वित्तीय विभाग तथा खजाने का पुनर्गठन किया, खालसा भूमि को इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक इकाई से 1 करोड़ दाम 2.5 लाख रुपया वसूल हो। प्रत्येक इकाई पर किरोड़ी नामक अधिकारी नियुक्त किया गया, उसकी सहायता के लिए वितिकची तथा खजांची रखा गया। एतमाद खां द्वारा किए गए उपाय सफल रहे। 1564 में मुजफ्फर खां को दीवान नियुक्त किया गया, राजा टोडरमल को उसका सहायक नियुक्त किया गया। मुजफ्फर खां आसफ खां के फर्जी आंकड़ों से बहुत परेशान हुआ। उसने रजिस्ट्रारों और स्थानीय कानून को अधिकार से वास्तविक उपज के आंकड़े जमा करने के लिए 10 कानून को नियुक्त किए। अकबर ने अपने शासन के 13वें वर्ष 1568-69 में शहाबुद्दीन अहमद खां को दीवान नियुक्त किया। उसने प्रतिवर्ष माल गुजरी रकम नियत की जानी बंद कर दी, नस्क प्रणाली चालू की, जिससे सरकार जमींदार भूमि स्वामी के मध्य पारस्परिक बंदोबस्त की व्यवस्था हुई। 1570-71 में मुजफ्फर खां को पुनः वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। उसने तुरंत मालगुजारी को नापें और उर्वरा शक्ति के आधार पर नियत करने का निर्णय लिया। टोडरमल को गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने 1573 में वहाँ की राजस्व संसार करने के लिए भेजा। टोडरमल ने गुजरात में भूमि की पैमाइश करवाई, उसका वर्गीकरण कर लगान निश्चित किया। किसानों को विकल्प दिया गया कि वे अनाज के रूप में नकद रुपये में लगान अदा करें। गुजरात के बंदोबस्त के आधार पर ही टोडरमल ने संपूर्ण साम्राज्य का बंदोबस्त किया। भ्रष्ट कर्मचारियों को उसने कठोर दंड दिए। उसने 1579-80 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया, प्रत्येक सूबों को अनेक सरकारों में बांट दिया। टोडरमल ने जो व्यवस्था की उसे टोडरमल का बंदोबस्त कहा जाता है। इस बंदोबस्त की मुख्य व्यवस्थाएं विशेष इस प्रकार थीं। 1574 में राजस्व विभाग संभालने के बाद टोडरमल ने भूमि की पैमाइश करवाई। सर्वप्रथम 1570-71 ईस्वी से 1579-80 तक औसत वार्षिक आय का ब्यौरा तैयार किया गया। तत्पश्चात भूमि के क्षेत्रफल उत्पादित फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया गया। टोडरमल ने शेर शाह के समय से प्रसिद्ध भूमि नापने के लिए रस्सी का प्रयोग त्याग दिया। उसके स्थान पर 7 गज लंबी जरीब बांसों में लोहे के छल्ले डलवाकर भूमि की पैमाइश करवाई। इस नाप को पटवारियों के पास लिखवा दिया गया। उसकी एक प्रति माल विभाग में रखी गई। 60 गज लंबी 60 गज चौड़ी भूमि को 1 बीघा माना गया। दूसरा, भूमि का वर्गीकरण पोलज, परती, चाचर, बंजर के रूप में भूमि का वर्गीकरण उनकी जुताई के आधार पर किया गया। कर निर्धारण 1580 में आईने 10 साल बंदोबस्त लागू हुआ। इसमें भूमि की नाप जोख और वर्गीकरण के अतिरिक्त कर निर्धारण एवं वसूली के लिए विस्तृत नियमों का उल्लेख किया गया। कर निर्धारण के लिए प्रत्येक वर्ग की भूमि बंजर को छोड़कर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया और तीनों प्रकार की भूमि की औसत पैदावार निकाली गई। पिछले 10 वर्षों की पैदावार के आधार पर प्रत्येक फसल की प्रति बीघा पैदावार का औसत निकाला जाता था और इस औसत पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था।
कर वसूली के अंतर्गत अकबर भूमि कर नकदी में वसूल करना पसंद करता था, इसलिए उसने सूबों में विभिन्न हलकों के लिए अनाज की नकद दर सूचियाँ तैयार करवाईं, जिन्हें दस्तूर कहा जाता था। अकबर इसकी व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि किसान जो भूमि जोतता था वही कर देता था। आईने अकबरी में लगान वसूली 3 विधियाँ बताई गई हैं: गल्ला बख्शी अथवा बंटाई, नष्क अथवा कनकूत, जब्ती और नकदी। गल्ला बख्शी में जब फसल कट जाती थी तो अनाज को देखकर राजस्व, सरकार और किसान का अलग अलग भाग निश्चित कर बांट लिया जाता था। नष्क के अंतर्गत सारे ग्राम की फसल का अनुमान लगाकर उसके साथ एक साथ ही भूमि कर निर्धारित कर दिया जाता था। जब्ती में भूमि का सर्वेक्षण और माल गुजारी निश्चित करने के बाद दस्तूरुल अमल का प्रवर्तन और जब्ती खसरे की तैयारी की जाती थी। कभी कभी भूमि का अधिक होने से किसान लगान नहीं दे सकता था, तो प्रतिवर्ष सरकार को उसमें छूट देनी पड़ती थी। यद्यपि अकबर की भू राजस्व व्यवस्था पूर्णतः संतोषप्रद नहीं मानी जा सकती, लेकिन उसने भारतीयों को एक ऐसी राजस्व प्रणाली प्रदान की जो न केवल स्थायी थी बल्कि लोगों की समझ में भी सरलता से आ जाती थी। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के दोष के अंतर्गत इस व्यवस्था के नियम केवल खालसा भूमि परिशक्ति के साथ लागू किए जाते थे। अधिकतर भूमि जमींदारी जागीरदारी के रूप में थी, जहाँ नियमों का पालन नहीं होता था। दूसरा दोष भूमि के वर्गीकरण के आधार पर उपज की तालिका में औसत निकालकर मालगारी वसूल करना था। गुजारी वसूल करने के अंतर्गत मध्यम निम्न श्रेणी की भूमि वाले किसानों को अधिक लगान देना पड़ता था। जहांगीर के समय में यही व्यवस्था लागू रही। शाहजहां के समय में भूमि राजस्व में और गिरावट आई, लगान की दर में वृद्धि कर दी गई। अब राज्य के 70% भूमि जागीरदारों को दे दी गई। अब 33% से 50% तक लगान दिया जाने लगा। औरंगजेब के समय में दो उपयुक्त दोष तो कायम रहे, लगान वसूली में कठोरता बरती जाने लगी, चाहे खेती की गई हो अथवा नहीं। औरंगजेब के बाद भू राजस्व व्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई। अब भूमि को ठेकेदारों को देने के अलावा कोई उपाय नहीं किया गया। इससे राज्य की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।